हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एससीआर कैंपस। पिछले 2 दिन डे 1 डे 2 हम लोगों ने कवर करा था और बहुत सारी बेसिक चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। आज जो है वो डे 3 को लेके हम लोग पढ़ाने वाले हैं और इससे पहले कि जो डे 1 डे 2 को जो हम लोगों ने करा था उसको थोड़ा सा पीछे वाला रिकॉल करवा देते हैं और देखना पीछे क्या क्या पढ़ाया था। देखो, सबसे पहले पढ़ाया था कि SVO में आइडेंटिफाई कैसे करोगे सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी बताई थी कि जो वॉवेल का क्या सीन था, कॉन्सोनेंट्स का क्या सीन था। वॉवेल के पहले जो हम लोग ए या एन का एन का यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट के पहले एन का ए का यूज़ करते हैं, उसका क्या वजह था। हम लोग वॉवेल्स 5 तो पढ़ लेते हैं, A, E, I, O, U, लेकिन जब यूज़ करने की बारी आती है, एन लगाने की बारी आती है, तब हम लोग उसके हिंदी उच्चारण के हिसाब से चले जाते हैं। तो ये चीज़ें मैंने बताया था कुल मिला के, जो आप A, E, I, O को छोड़ के थोड़ा सा जिस हिंदी उच्चारण के हिसाब से जो हम लोगों ने जज करनी है ए एन को उसी को हम लोग क्यों ना पढ़ लें तो चीज़ें हमारे ठीक हो जाएगी। तो जहाँ से अंग्रेजी को थोड़ा बहुत चेंज करने की बारी आई थी, हम लोगों ने वहीं से चेंज करा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताया था। उसके बाद आगे जो हम लोगों ने एक सेशन और देखा था कि जब भी आप किसी चीज़ों को या किसी भाव को अगर आप पहचानो, आइडेंटिफाई करो, तो उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को पहचानो। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि स्ट्रक्चर हम लोगों ने कैसे उसको समझनी है और कोई तुक्का या रट्टा मारने वाली चीज़ें नहीं है कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो उसको यहाँ से रट्टा मार लो, ऐसी कोई बातें थी नहीं। चीज़ें आराम से समझनी थी। कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा, परफेक्ट है तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, दोनों वर्ब नहीं होता तो उसके आगे पीछे ऑक्सिलरी वर्ब लगा दो उसके आगे। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे हम लोग को पैसिव बनाना था, तो हमें उसी स्ट्रक्चर में ये बात बता दिया गया था कि जब भी आप पैसिव बनाओ तो हम लोग पैसिव मेन वर्ब का बनाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव बनाते नहीं। यही चीज़ें कुछ चीज़ें जो बताई गई थी आपको डे 1 और डे 2 में, राइट। तो आज है डे 3 की बारी और इसमें जो हम लोगों ने जो क्लासेस देखनी है वो ये देखनी है कि सबसे पहले कि हमें पढ़ना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि हम लोग जब इसके बारे में पूछते हैं कई बार ऑफलाइन क्लासेस में, तो बच्चे ये बताते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जैसे डेफिनेशन बताओ, तो हमें सुनने को ये मिलता है कि देयर आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। उसी जगह पे अगर हम लोग नाउन का डेफिनेशन पूछते हैं तो ऐसे बताया जाता है नेमिंग वर्ड्स, या नाउन इज अ नेमिंग पर्सन, प्लेस और थिंग। या अगर हिंदी में पूछे थे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, ऐसे वगैरह नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। उसी जगह पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर डेफिनेशन पूछा जाता है तो वो ऐसे बताते हैं देयर आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। तो हम लोग नाउन का डेफिनेशन ऐसा क्यों नहीं बताते देयर आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, क्योंकि नाउन भी तो 5 प्रकार से बांटा गया और अभी नए ग्रामर के हिसाब से हम लोगों ने नाउन को 3 प्रकार में बांट दिया है, राइट। बहरहाल वो बात की चीज़ है, हमें इन सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना होता है। नाउन 5 प्रकार का होता है, प्रोनाउन 18 प्रकार का होता है, एडजेक्टिव 17 प्रकार का होता है, ऐसा हमें पढ़ना नहीं होता है। और ऐसा इसलिए भी नहीं पढ़ना होता है क्योंकि हमें नाउन पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अब जो भी वर्ड्स है आपके सेंटेंस में, जैसे मान लो कि अगर मैंने एक छोटा सा वर्ड अगर गो लिखा, गो, तो मैंने पूछनी है कि ये गो कौन सा, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। तो मैक्सिमम लोग सीधे बता देंगे कि अपने आप में भाव है, ठीक है। लेकिन गो हमें भव इसलिए दिखता है क्योंकि हमें बचपन से रटवा दिया गया है कि गो हो गया, प्ले हो गया, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। गो का मतलब जाना होता है, एक क्रिया का, अभी एक एक्शन हो रहा है, एक क्रिया है, इस वजह से हम लोग गो को देखते हुए ही वर्ब कह देते हैं। अब मैं एक छोटा सा वर्ड लिख देता हूँ, ध्यान से समझना, सेंटेंस के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। द प्रोजेक्ट इज ऑन द गो, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इज अपने आप में वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है, ऑन प्रीपोजिशन है, दी आर्टिकल्स या डिटरमाइनर कह लो, मैं भी आर्टिकल्स भी कह देता हूँ और डिटरमाइनर भी कहता हूँ। और आपको पता है कि आर्टिकल या डिटरमाइनर कभी भी अकेले नहीं आता, अपने साथ क्या लिखा आता है, नाउन लिखा। तो ये जो यहाँ पे गो लगा हुआ है ये अपने आप में नाउन है और ये प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ है, ये इसका ऑब्जेक्ट भी है। अब इसी गो को हम लोगों ने एक सेंटेंस में यूज करा, तो हमने यूज करनी है और यहाँ पे ये अपने आप में नाउन आ गया। और जब हम लोग गो के बारे में पूछते हैं तो आप सीधे बता देते हो कि ये अपने आप में वर्ब है।
थोड़ा सा वहाँ पे रुकना किसी भी वर्ड को जज करने से पहले या किसी भी ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रुकना होता है। हमारी हैबिट क्या होती है क्वेश्चंस बनाते टाइम कि जब भी हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलते हैं तो हम लोग सीधे क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। तरीका भी वही है। तो लेकिन तरीका क्या होता है कि हम लोग पहली बार जो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो इतना स्पीड में पढ़ते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता चलता कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। दूसरी बार जब हमें एरर नहीं मिलता या इम्प्रूवमेंट के सेक्शन जब हम इम्प्रूव करने की कोई थ्योरी काम नहीं करता या अप्लाई नहीं हो पाता, फिर सेकेंड टाइम हम लोग उसको ना थोड़ा सा स्लो पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्लो, ताकि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए। जिनका पेपर थोड़ा ठीक होता है, पहले से पढ़ा होता है, रूल्स पे थोड़ा कंट्रोल होता है, तो उनको सेकेंड टाइम में हो सकता है एरर मिल जाए। और अगर दूसरी बार में एरर नहीं मिलता तो तीसरी बारी क्या करता है कि इतना स्लो पढ़ता है कि कह नहीं सकता। अब तीसरी बारी में अगर जिनसे एरर नहीं मिलता ना तो चौथी बारी में क्या करता है कि वो जो ऑब्लिक करके दिया रहता है, बाई पार्ट करके दिया रहता है, उसमें से किसी एक ऐसे वर्ड पे हमारा ध्यान जाता है और हमारा आई बॉल पिन पॉइंट करता है और बता देता है कि देखो ये तुम्हें पढ़ने में ख़राब लग रहा है तो इसको एरर मान लो, यही एरर हो। और वहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं और एसएससी हमें अगले साल फिर से बुलाती है एग्जामिनेशन देने के लिए। पहली चीज़ ये। दूसरी बात कि जब हम लोग दूसरी या तीसरी बारी जब हम लोग थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं तो उसी टाइम में थोड़ा सा हम लोग वर्ड को रिकग्नाइज कर लें, या कह सकते हो कि एक एक वर्ड का पार्सिंग कर लें। नाउन है तो नाउन क्यों है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्यों है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्यों है, वर्ब तुम्हें दिख रहा है तो वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढ लो, दोनों का एग्रीमेंट चेक कर लो। चीज़ें वहाँ पे एकदम आसान हो जाएगी। और तुम्हारे लिए एरर अगर सीजीएल के एग्ज़ाम में या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में अगर 2 एरर पूछा जाता है प्री में, तो तुम्हारा दोनों में से दोनों सही हो जाएगा, या 3 पूछा जाएगा तो 3 में से तीनों सही हो जाएंगे, राइट। इंप्रूवमेंट के सेक्शन में तुम बनाओगे तो तुम एकदम कॉन्फिडेंट रहोगे 110% की जो मैंने बनाया है वो अपने आप में सही है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन जब तुम बनाना शुरू करते हो तो तुम्हारे पास एक तरीका होता है बनाने का, जो तुम्हारे पास टू द पॉइंट स्टार्ट करते हो। अंग्रेजी में क्या होता है कई बार हमारे पास तरीका होता ही नहीं, और जब हमारे पास तरीका नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि तुक्के के हिसाब से एक आंसर लगा देते हैं और उसके बाद हम लोग ऐसा होप करते हैं कि जो हमने आंसर लगाया वो हमारा सही हो। और मैथ्स रीजनिंग में ऐसा कभी नहीं हुआ है। अगर आप 22 बना के आए हो तो आप एकदम 110% कॉन्फिडेंट होते हो कि 22 में से हमारा 21 सही होगा। एक इसलिए मैंने कम कर दिया क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकते हैं। मान लो कि कई बार ऑप्शन ही आपका मिसमैच हो जाए, ऑप्शन लगाने में तुम्हें दिक्कत आ गई हो तो एक मान लो, लेकिन अगर 22 बना के आओ तो 22 में 22 तुम्हारा सही होता है। अंग्रेजी में ऐसा कभी नहीं हुआ है। अगर आप 15 बना के आते हो, मैं मोस्टली स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कि अगर 50 में 25 में बना के आया तो 25 में 25 उसका सही होता है, राइट। मैं एक मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को लेकर बात कर रहा हूँ कि जिनकी ये इशूज होती है, जो अभी नया नया पढ़ना या नई नई तैयारी जिनकी स्टार्ट हुई है, या ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी काफ़ी टाइम से चल रही है और रिजल्ट किसी में नहीं हो रहा है, मैं उसको लेके बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड का पार्सिंग कर लो, चीज़ें एकदम आसान हो जाएगी, ठीक है। वर्ड का पार्सिंग करने के लिए आपको वर्ड पहचान में आना जरूरी है। 2-3 चीज़ें मिथ और ट्रूथ के बारे में बात करेंगे कि ये अपने आप में मिथ है, और मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अपना तरीका चेंज कर लो, ठीक है। चलो अब इसी गो को और नाउन और वर्ब का जो डिफरेंस है उसी को देखना शुरू करते हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मान लो मैन लिखा हुआ है। अब मैन, जब भी क्लासेस में अगर मैं मैन लिखता हूँ ना तो सबके दिमाग में यही आता है, नाउन, ठीक है। और मैं अगर इसे वर्ब बोलूँ ना तो मारामारी पे उतर आता है, लेकिन वर्ब मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन जब इसी वर्ड को अगर दिखाओगे तब जाके मानेगा। नाउन का 2 मीनिंग होता है और इसके भी 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एक होता है नाउन और एक होता है वर्ब, ठीक है। नाउन का मतलब होता है वही, मैन का मतलब आदमी या मनुष्य जिसको कहते हो, और वर्ब का मतलब होता है, इसका मीनिंग जब पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब के फॉर्म में काम करेगा तब इसका मतलब होता है आदमी लगाना, ठीक है। और ये आपके डिक्शनरी में वगैरह में भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ, आपके बुक्स में अवेलेबल है, ठीक है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हैं और चीज़ें एक हद तक ठीक करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लो और समझना। सबसे पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ है, ठीक है, तो यही से चीज़ें शुरू होती है और इसका भी अपना डेफिनीसन होता है, और इसी के डेफिनीसन के साथ पूरी अंग्रेजी को समझने की कोशिश करते हैं। और देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डेफिनीसन होता है वो डेफिनीसन ये होता है
कुल मिला के ये डेफिनेशन होता है, ठीक है। और इन सारे डेफिनेशन से थोड़ा सा दूर हो जाना कि देर आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। डेफिनेशन इसका ये होता है, जो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन यू हैव टू यूज अ वर्ड इन अ सेंटेंस। मतलब ये कि जिस फंक्शन के आधार पे आप वर्ड को सेंटेंस में यूज करते हो वही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था द प्रोजेक्ट इज ऑन द गो, तो ये सेंटेंस में गो जो है द के साथ यूज हुआ था, और डिटरमाइनर कभी भी अकेले नहीं आता है, और उसके साथ मिलके या कोई भी वर्ड अगर उसके साथ लगेगा तो उसको वो नाउन बना देता है, इस वजह से वो नाउन था, और उसका वो पार्ट्स ऑफ स्पीच था कि जिसे हम लोगों ने नाउन कंसीडर करा था, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच का कि जिस फंक्शन के आधार पे हम लोग सेंटेंस में वर्ड को जज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके ग्रुप पे, राइट, जिसको कि हम लोग 8 भाग में बांटा गया है। हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, नाउन से। मैं थोड़ा अलग शुरू करूँगा, प्रोनाउन। इसको एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव पढ़ा जाता है, लेकिन आप जो पढ़ना कंफर्टेबल समझते हो वो पढ़ लो। इसको वर्ब नहीं वर्ब पढ़ा जाता है, इसको एडवर्ब नहीं एडवर्ब पढ़ा जाता है। ये हो जाता है अपने आप में प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, और ये हो जाता है इंटरजेक्शन, ठीक है। ये 8 भाग है जो कि आपको कायदे से पता है पहले से, ठीक है। अब इसमें जो चेंज करनी है वो चेंज ये करनी है, मान लो एक छोटा सेंटेंस लिखते हो कोई सा भी, तो एक ऐतिहासिक सेंटेंस है, लिख देता हूँ। देखो मान लो लिखा हुआ है राम इट्स अ मैंगो, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, इसके प्रॉपर सेंटेंस में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लगा हुआ है वो ये लगा हुआ है, राम पता ही है, नाउन नाम है, इट्स खाना भाव, ये जो है इसको आप आर्टिकल्स कहते हो, और मैंगो नाउन, ठीक है। नाउन आया हुआ है, वर्ब आया हुआ है, आर्टिकल आया हुआ है और नाउन आया हुआ है, ठीक है। अब इस पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स में देखो कि कहीं पे आर्टिकल का चर्चा नहीं करा गया, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% सेंटेंस में ए अंदा का यूज़ करा जाता है। तो क्या ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है? और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पार्ट नहीं है, सेंटेंस में मत यूज़ करो, क्योंकि स्पीच का मतलब ही होता है सेंटेंस, राइट, चाहे वो किसी भी स्पीच में हो। उसके बाद एक सेंटेंस का बेसिक कंस्ट्रक्शन जो होता है वो ये होता है कि उसमें एटलीस्ट एक वर्ब होना चाहिए, वो भी फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब होना चाहिए। जब उसको कोई कंप्लीट सेंटेंस दोगे उस वर्ब के साथ में, कंप्लीट सेंटेंस का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए वर्ब के साथ, उसके बाद उसका अपना ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो मोस्टली सेंटेंस में आपको ए एंड द में से कुछ ना कुछ आपको दिख जाएगा, लेकिन हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसको यूज नहीं करते। खैर एक पार्ट आया समझ में, तो इस आर्टिकल को आज से आप लोग इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के ग्रुप में डाल दो, और इसको सबसे ऊपर डाल दो, आर्टिकल्स, ठीक है। अब आर्टिकल्स को लेके थोड़ा सा हमें चेंज करना है, क्योंकि आर्टिकल्स को लेके बहुत सारी मिथ ऐसी बनी पड़ी है, और आर्टिकल्स का मतलब होता है आर्ट, ART आर्ट। इसलिए बोला जाता है कि आर्टिकल्स का पहला 3 लेटर है आर्ट, और इसके बारे में ये भी बोला जाता है कि ये कला है लगाने का, ए अंदा कहाँ लगा हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट कोई कला नहीं है, सारे ग्रामेटिकल रूल से चलते हैं, ठीक है। कोई कला वाला नहीं है कि जहाँ मन करे ए लगा दो, जहाँ मन करे एन लगा दो, जहाँ मन करे द लगा दो, राइट। तो चर्चा यहीं से शुरू करते हैं और चीज़ें यहीं से स्टार्ट भी करते हैं। आर्टिकल्स पहले लगा दिया, अब ये जो डिवाइड हुआ है वो 8 भाग में नहीं बटा है, अब ये 9 भाग में बट गया, ठीक है। अब इसके बाद जो बारी आती है, एक छोटा छोटा सेंटेंस आप लोग भी यूज़ करते हो जनरली, मैं बता देता हूँ क्यों ऐसे यूज़ करा जाता है। जैसे मान लो कि आई वांट टू गो, सब्जेक्ट वर्ब, और ये देखोगे तो ये हमें बोला गया है 2 + V1, और इसको अलग अलग नाम दिया गया है, इन्फिनेटिव, उसके बाद 2 + V1, हम लोग इसको इन्फिनेटिव ही कहते हैं, और इसके साथ ये भी कहते हैं कि ये अपने आप में एक नाउन है। क्यों कहते हैं आगे चल के बता देते हैं। और इन सब के साथ साथ इसको हम लोग नॉन वर्ब का नाम दिए हुए हैं, नॉन वर्ब, ठीक है। नॉन वर्ब इसलिए दिए हैं क्योंकि V1 जो है वर्ब का सेक्शन है,
लेकिन उसको जब आप 2+B1 यूज करते हो तो उसको हम लोग मेन वर्ब में कंसीडर नहीं करते, राइट, क्योंकि मेन वर्ब का मतलब होता है कि अगर मेन वर्ब है तो उसका अपना सब्जेक्ट होना चाहिए। बहरहाल ये भी एक मिथ है कि नॉन वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है, लेकिन नॉन वर्ब का भी अपना सब्जेक्ट होता है और उसका सब्जेक्ट वही होता है जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे समझना वांट का मतलब चाहना, आई वांट, कौन चाहता है, मैं, क्या चाहता हूँ, जाना। अगर आप इसको पार्सिंग करोगे ना तो जैसे बेसिक सेंटेंस में करते हैं तो ये हो गया आपका वर्ब, मतलब क्रिया, कोई ना कोई काम हो रहा होता है। वांट का मतलब चाहना, कौन चाहता है, मैं, तो ये आपसे किसका रिप्लाई लिया है, हु का, और जो हु का रिप्लाई लेता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, या नाउन या प्रोनाउन में से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। नाउन या प्रोनाउन का मतलब होता है कि या तो सब्जेक्ट में यूज होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट में यूज होगा। आगे चल के भी बताता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, कौन का रिप्लाई लेने वाला, क्या चाहता है, जाना, तो जो आपसे व्हाट का रिप्लाई लेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। और हम एक बात पहले से जानते हैं कि जो हमारे सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन है वो या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा, ये भी पता है हम लोग को। अब समझना कि ये व्हाट हुआ, व्हाट का रिप्लाई लिया, तो ये ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन या तो प्रोनाउन। प्रोनाउन का अपना डाटा फिक्स है, तो ये बचा हमारा नाउन, और ये अपने आप में नाउन, ये नाउन हो गया। यहाँ पे पार्सिंग के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन एक बात और समझना कि ये सेक्शन है किसका, नॉन वर्ब का, और नॉन वर्ब में वर्ब छुपा हुआ है या वर्ब लगा हुआ है, ये भी कह सकते हो। तो वर्ब का मतलब भी क्रिया होता है, और कहीं ना कहीं ये काम भी हो रहा होगा, और जब ये काम हो रहा होगा तो उस काम को करेगा कौन, ध्यान से समझना। वांट का मतलब चाहना, आई, क्या चाहता है, जाना, तो ये जाने का काम अगर होगा भी ना तो ये जाने का काम यही करेगा, राइट। तो नॉन वर्ब का भी अपना सब्जेक्ट होता है, बशर्ते जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही नॉन वर्ब का भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये एक छोटा सा मिथ। चलो अब वापस आते हैं थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के 1 बाय 1 फंक्शन पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला फंक्शन है, इसमें एक पार्ट और हमें ऐड करनी है। जैसे सेंटेंस में नॉन वर्ब आ गया तो ये 10 तरह का होता है, और वर्ब और एडवर्ब के बीच में कहीं पे नॉन वर्ब को रख लो, आगे चल के बताएंगे इसको भी। ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ होता है ना, तो आपको मोस्टली सेंटेंस में 2+B1 का यूज़ मिल जाएगा नॉन वर्ब का। अब नॉन वर्ब में यही नहीं आते हैं, थोड़ा चर्चा आ गया है इसीलिए करते हैं। देखो पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने ऐड करा है वो ऐड करा है आर्टिकल्स को, ठीक है। और आर्टिकल्स जो होता है वो एक छोटा सा पार्ट होता है किसी एक और सेक्शन का, जिसको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें ऐड करनी है, और ये छोटा सेक्शन होता है डिटरमाइनर का, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि इस आर्टिकल एक छोटा सा सेक्शन है जिसमें हम लोग 3 चीज़ को पढ़ते हैं, और वो हो जाता है ए, एन और द। जबकि ये आर्टिकल जो पार्ट होता है ये डिटरमाइनर का पार्ट होता है, ठीक है। तो अभी आप लोग आर्टिकल को आर्टिकल ही कह सकते हो, लेकिन कोशिश करना डिटरमाइनर बोलना शुरू कर दें। और इस डिटरमाइनर का आर्टिकल्स एकदम छोटा सा पार्ट होता है। तो जब तुम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब पढ़ना शुरू करोगे तो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स मत कंसीडर करना, उसमें कंसीडर करना डिटरमाइनर को। पहला जो नंबर आएगा नाउन को छोड़ के वो कंसीडर करना डिटरमाइनर को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहीं पे साइड में लिख देता हूँ डिटरमाइनर, ठीक है ये। और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना होता है डिटरमाइनर को। क्यों पढ़ना होता है बता देते हैं, ठीक है। अब समझना है डिटरमाइनर का अपना यूज क्या है। डिटरमाइनर जो होता है ना चीज़ों को डिटरमाइन करता है, ठीक है। अब डिटरमाइन ये करता है, पहले आर्टिकल से चीज़ें समझ लो। आर्टिकल में हम लोग 3 चीज़ को पढ़ते हैं, एक ए हो गया, एक एन हो गया और एक द हो गया। इसी आर्टिकल्स का अपना 2 पार्ट होता है, एक को हम लोग कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं इंडेफिनिट, और ये वाला सेक्शन हो जाता है डेफिनिट का, ठीक है। द का मतलब हो जाता है डेफिनिट, और ए एन का मतलब होता है इंडेफिनिट। अब समझना ये यहाँ से, इंडेफिनिट का मतलब होता है जो चीज़ें 100% नॉट सर्टेन है, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल के तहत चीज़ें समझा देता हूँ।
और डेफिनेट का मतलब होता है जो चीज़ें एकदम डेफिनेट। और ए एन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो उसको भी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर ही देते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले ए या एन को ले लो, जो चीज़ें इनडेफिनिट है। ए या एन का कंसर्न होता है कि ये यूज करा जाता है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले और ये यूज करा जाता है वॉवेल साउंड के पहले। तो वॉवेल साउंड के लिए हमें हिंदी में यूज करना होता है और वो पार्ट होता है हमारा वॉवेल साउंड का। जैसे वॉवेल्स पढ़ते हो ना कि 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये बस नाम मात्र कहने के लिए, जब एन लगाने की बारी आती है तो इसकी कहानी खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है चलो देखो, जैसे 1-2 एग्जाम्पल के तहत समझा देता हूँ। मान लो दिस इज ए या एन एक्स। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे ए देख के कि वॉवेल का साउंड है तो इसलिए यहाँ पे ए नहीं होके क्या लगेगा, एन लगेगा। चीज़ें ठीक भी है, बुरा भी नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ, 2-3 एग्जाम्पल से चीज़ों को ठीक करते हैं। दैट इज ए या एन अम्ब्रेला, ठीक है। यहाँ भी यू आ जाता है और इस वजह से भी आराम से फिर से खुश एक काट के यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। ये भी यहाँ तक ठीक है क्योंकि ए आया हुआ है यहाँ पे यू आया हुआ है। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा, जैसे मान लो कि दिस इज ए या एन यूनिवर्सिटी। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा। अब यहीं से चीज़ें शुरू हो जाती है आपके एक्सेप्शन की, कि अब यहाँ से बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि ये खास है, यूनिवर्सिटी अपने आप में यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ जाते हैं, द का भी ऑप्शंस कहीं ना कहीं से आ जाता है कि मान लो कि बहुत सारे सिटी शहर को मिला के एक यूनिवर्सिटी होता है। जैसे हम लोग अभी दरभंगा में है तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है बेचारा। अब यहाँ पे चीज़ें यूनिवर्सिटी से, एक से, बहुत बड़ी बातों से कुछ जज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यू के हिसाब से एन आना चाहिए, लेकिन एन नहीं होगा, होगा ए। अब बात समझो होता क्या है। ये जो वॉवेल है ना, ये वॉवेल 5 का कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पे कंसर्न ये होता है कि इसी वॉवेल को हमें हिंदी में समझना होता है, हिंदी उच्चारण के हिसाब से, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, मेरी हिंदी थोड़ी टेढ़ी है, हिंदी उच्चारण के हिसाब से, ठीक है। हिंदी उच्चारण क्या होता है, जैसे अ, आ, हर्सई, दीर्घई, हर्सऊ, दुर्गऊ, ठीक है। ए, आई, ओ एंड अ। ये जो हमारा 10 लेटर्स है, इस 10 लेटर के हिसाब से हमारा जज होता है ए या एन, राइट। अगर ये 10 लेटर आएगा तो एन होगा और अगर नहीं आया तो ए होगा, राइट। अब समझना, दिस इज एन एक्स, एक्स ऐसे लिखते हो, ए ये आया हुआ है इस वजह से यहाँ पे एन लगाया गया। अम्ब्रेला अ होता है, राइट, ये आया हुआ है इसलिए एन लगा हुआ है। अब जैसे यूनिवर्सिटी लिखोगे ना तो यूनिवर्सिटी में यू ऐसे होता है य, जबकि यहाँ पे अ से लेके औ तक खत्म है, या कि कोई बात ही नहीं करी गई है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एन नहीं होके ए होगा। और 1-2 एग्जांपल से समझ लो। ही इज ए या एन एमपी। अब देखो इस एमपी वर्ड को अगर देखोगे तो ध्यान से देखो, ए आई यू का कोई कंसर्न नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना ए या एन जज करने के लिए, आप आंख बंद करके ए लगा दोगे। क्यों? क्योंकि इसमें से ए आई यू का कोई पार्ट है ही नहीं, जबकि यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे एन होगा, क्योंकि एम को जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है एम, और ये ए आया हुआ है इसमें, राइट। इस वजह से यहाँ पे एन होगा। और देख लो, ही इज ए या एन एस डी ओ। अब देखो यहाँ पे ए आई यू में से कोई वर्ड नहीं है, कोई लेटर नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे एन लगेगा। क्यों? क्योंकि एस को ऐसे लिखता हूँ एस डी ओ, राइट। ये कंसर्न हो गया आपका ए या एन का, जहाँ से हमें जज करनी होती है। अब ए एन द में कन्फ्यूजन देख लो कि अगर ये वाला वर्ड है, ये लेटर है 10 ठो, तो फिर एन लगाओ, नहीं है तो ए लगाओ, कोई झंझट नहीं है। अब ए एन और द में जो कन्फ्यूजन है थोड़ा बहुत, मैं इस आर्टिकल्स को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिटरमाइनर को थोड़ा देर के लिए साइड करके चलें, और है इसी का पार्ट, डिटरमाइनर में ही ए एन द को पढ़ना है।
तो ए या एन और एक आ जाता है द, ठीक है। अब अगर ठीक से समझने की कोशिश करोगे तो लिखा हुआ है यहाँ पे इंडेफिनिट और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेफिनिट। एक छोटा छोटा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज ए या एन होटल, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिस इज ए एन द ताज होटल, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसा लिया ताकि आपको समझ में अच्छे से। अच्छा, दिस इज ए या एन होटल, दिस इज ए या एन या द ताज होटल। इनडेफिनिट का मतलब होता है जो चीज़ें निश्चित नहीं है, डेफिनिट का मतलब होता है जो चीज़ें एकदम निश्चित है, ठीक है। ऊपर वाले में देखोगे तो तुम यहाँ पे भी द एक ऑप्शन में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ दिया था। ध्यान से समझना, इस होटल के पहले तुम्हें ए या एन लगानी है, तो सबसे पहले कि इस ओ में से देख लो कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है क्योंकि होटल होता है, राइट। तो एन आना नहीं है। अब बचा ए और द में तुम्हारा अगर कन्फ्यूजन आएगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन द का भी रख लो ताकि दिक्कत नहीं आए। अब इस होटल को देखोगे तो ये होटल क्या डेफिनेट है कि कौन सा होटल है, किस होटल के बारे में बात करी जा रही है, क्लियर नहीं है। इसका मतलब है कि ये अपने आप में इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, कोई सा भी होटल हो सकता है, राइट। एन आना नहीं है तो यहाँ पे बचेगा द, आना नहीं है, बचा कौन सा ए। नीचे देखोगे लिखा हुआ है दिस इज ए एन या द ताज होटल, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि कौन से होटल के बारे में बात करी जा रही है, ताज होटल, जो कि अपने आप में क्या है डेफिनेट है। लेकिन यहाँ जो होटल लिखा हुआ था वो अपने आप में क्या था इनडेफिनेट था। इस वजह से यहाँ पे ना तो ए होगा ना ही एन होगा ना ही द, सॉरी ए एन दोनों में से कुछ नहीं होगा, होगा क्या द, क्योंकि ये चीज़ क्लियर है। द को लेके बस इतनी ही बातें नहीं है कि इनडेफिनिट और डेफिनिट को लेके कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि जिसके बारे में बोला जाता है खास है, खास को लेके भी हम लोग बात करते हैं कि द का यूज़ करते हैं। लेकिन एक बात और जो हम लोग नहीं जानते हैं उसका मतलब होता है प्रेशर डालना, राइट। द का मतलब होता है कि जब हम लोग थोड़ा बहुत प्रेशर की बात करते हैं वहाँ पे भी द का फॉर्म यूज करते हैं, राइट। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि दिस इज़ द मैन। अब थोड़ा रुकना यहाँ पे, तो तुम्हें इसकी हिंदी ये नहीं आती कि या दिस इज अ मैन, दोनों को ले लो तो दिस इज अ मैन की हिंदी आती है यह एक आदमी है, लेकिन जब दिस इज द मैन बोलोगे ना तो उसका मतलब होता है यह वही आदमी है, राइट। तो थोड़ा बहुत हम लोग उस पर प्रेशर भी डालते हैं। तो द के बारे में और हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चल के डिटरमाइनर में। अब समझना है कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले पार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो पार्ट है अपने आप में डिटरमाइनर, ठीक है। अब समझना, डिटरमाइनर में एक चीज़ तो पढ़ लिया ए एन द, अब उसको आर्टिकल से मत बोलना, इसको डिटरमाइनर बोलना, क्या ए एन और द, ठीक है। अब इसका अपना यूज़ देखना उन सारी चीज़ों से हट के जहाँ पे तुम लोग ए लगाते हो, एन लगाते हो, द लगाते हो, उसके बाद देखना कि इसका अपना यूज क्या है जनरली और हमें पहचान कैसे करना होता है। ध्यान से समझना, जब भी अगर आप डिटरमाइनर का यूज करते हो, जब भी करोगे, ये कभी भी अकेले यूज़ नहीं होता है, ये हमेशा अपने साथ नाउन लेके आता है, हमेशा, कभी भी अकेले नहीं आएगा, ठीक है। जैसे देखो एक दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा राम इज ए, अब मैं छोड़ देता हूँ सेंटेंस, तुम्हें ये गलत नहीं लग रहा होगा, ये तुम्हें अधूरा लग रहा होगा, राइट। ये सेंटेंस गलत नहीं है, राम इज कह सकते हैं ना, राम है, राम इज आई एम, मैं हूँ, लेकिन थोड़ा इनकम्प्लीट जैसा लगता है। लेकिन अगर तुम ए लगा दोगे ना तो तब तुम्हें ये गलत में भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद अगर कुछ नहीं आएगा ना तो दिक्कत है, राइट। अगर तुम ए हटा दो तो 1% मान सकते हो कि हाँ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रख सकते हैं, जिसको कि आप इनकम्प्लीट सेंटेंस के फॉर्मेट में यूज़ करते हो। जैसे कि अगर तुम्हें यूज करना है आई गो, बुरा नहीं है, ठीक है, और सेंटेंस जनरली यूज करते हैं, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर ए लगाओगे ना तो तुम्हें मन करेगा इसके बगल में कुछ ना कुछ लगाए, और जब तक नहीं लगाओगे तब तक चैन नहीं आएगा। तो राम इज अ बॉय, अब ये ठीक होगा, राम इज अ बॉय। अब देखना, ये अपने आप में आर्टिकल मत बोलना, डिटरमाइनर बोला, डिटरमाइनर ये कभी भी अकेले नहीं आता है, जब भी आएगा अपने साथ एक नाउन लेके आएगा।
और ये नाउन कौन सा है, बॉय। तो डिटरमाइनर की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि कभी भी आएगा तो अपने साथ एक नाउन लेके आएगा, राइट। हमें फंक्शनल ग्रामर को, और अभी जो पढ़नी है हमें ग्रामर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें इस तरीके से पढ़नी है, नॉट की रट्टा मारने की तरह ए एन द है, पहाड़ के पीछे, नदी के पीछे, मंदिर के पीछे, मस्जिद के पीछे, हॉस्पिटल के पीछे, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या लगाते हो, ठीक है। प्राइमरी सेक्शन से गया तो क्या लगाओ, अपने सेकेंडरी सेक्शन काम के वजह से गया है तो क्या लगाओ, इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, राइट। और इसके बहुत सारे वजह हैं ऊपर उठने के, ये सारी थ्योरी किताबों की ही है और वहीं पे उसको रहने दो, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत नॉलेज है, बस उसी चीज़ को वहीं पे ख़त्म करो। और दीज आर जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, ये बस इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं है, राइट। तो अब समझना यहाँ से कि चीज़ें यहीं से अब तुम्हारे ग्रामर का एक शानदार लेवल शुरू होता है। डिटरमाइनर और नाउन, डिटरमाइनर जब भी आएगा तो अपने साथ एक नाउन लेके आएगा। जैसा मान लो यही सेंटेंस है, इसी को अगर थोड़ा सा बड़ा कर दो, या मैं यहीं पे छोटा लिख देता हूँ, ए और बॉय। अब समझना, इन दोनों के बीच में, या मन करेगा कि इसी लड़के को थोड़ा सा अगर अच्छा करें तो तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, ए बॉय गुड, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तुम्हें खराब लगेगा और मन करेगा इस अ बॉय गुड के जगह पे हम लोग अ गुड बॉय लिखते हैं। मन ऐसा करेगा कि अ गुड बॉय, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आ चुके हैं इस एडजेक्टिव वाले पार्ट पे, ठीक है। इसको लेके बताया जाता है कि ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताती है, राइट। जब ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताती है तो ये हमेशा बोला जाता है कि नाउन के बगल में आएगा, ठीक है। और इसी को जब आप क्लैट कैट मैट के लिए पढ़ोगे तो इसी को बोला जाता है मॉडिफायर, राइट। और एक मामले में क्वालिफायर भी बोला जाता है, ठीक है। तो जिस सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे तो नाम भी अलग अलग चेंज हो जाता है। खैर अभी हम लोग एडजेक्टिव ही देखते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है ये विशेषता को बताता है, और ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। प्रोनाउन को थोड़ी देर के लिए साइड करके चलो, क्योंकि ये भी एक बड़ा मिथ है। आपकी किताब बहुत सारी चीज़ें लिख तो देता है, लेकिन क्लैरिफिकेशन देने में उसकी हालत पस्त हो जाती है। तो जब भी एडजेक्टिव का यूज करोगे तो हमेशा नाउन के पहले करोगे, इसलिए यहाँ पे बॉय के बगल में गुड रखा गया, बॉय के बाद नहीं रखा। इन दोनों के बीच में अगर कोई वर्ड आएगा, डिटरमाइनर और नाउन के बीच में, तो वर्ड होगा एडजेक्टिव। और ऐसा हम लोग लिख सकते हैं अ गुड बॉय। लिखा हुआ बॉय भी हमारा गलत नहीं है, वो भी अपने जगह पे ठीक है। अगर तुम्हें कोई वर्ड अगर लगाने का मन करे, सेंटेंस बड़ा करने का मन करे, तुम गुड को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पर ढेर सारी चीज़ें मैं बता भी दूंगा। अब इन तीन के बीच में अगर तुम्हें किसी को रखने का मन करे, इससे पहले एक चीज़ और समझ लो, इस हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल या डिटरमाइनर का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ को डिटरमाइन करना होता है, ठीक है। और ये जब भी आएगा तो अपने साथ नाउन लेके आएगा, ये बातें क्लियर है। नाउन या प्रोनाउन के यूज अगर तुम करते हो तो ये हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। तुम्हें किसी की विशेषता बतानी है तो या तो तुम एडवर्ब का यूज करोगे या नहीं तो एडजेक्टिव का यूज करोगे, दोनों। और दोनों विशेषता बताने के लिए यूज करा जाता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतानी है, एडजेक्टिव का यूज करो। वर्ब, एडजेक्टिव इटसेल्फ, ये खुद भी जनरली नाउन प्रोनाउन भी बात की चीज़ है, एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब यूज करते हैं। मतलब ये कि तुम्हारा डिटरमाइनर यूज करना है तो कभी अकेले यूज नहीं होता, अपने साथ नाउन लेके आएगा। एडजेक्टिव यूज करोगे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए। एडवर्ब यूज करोगे तो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब विशेषता बताने के लिए, इन तीनों की। अब समझना तुम्हारे ग्रामर का या तुम्हारे सेंटेंस का जो बेसिक नेचर्स होता है कि वर्ब तो पता ही है, तो वर्ब को भी ले लो, इसको भी काहे छोड़ोगे। यहाँ तक तुम्हारी चीज़ें क्लियर हो गई। क्लियर क्या हो गई? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब विशेषता बताने के लिए, बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होता है। और अगर इसी सेंटेंस में अगर तुम्हें किसी को जोड़नी है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। प्रीपोजिशन के बारे में बोला जाता है वर्ड को जोड़ता है, कंजंक्शन के बारे में बोला जाता है सेंटेंस को जोड़ता है, राइट। और उसके बाद नीचे आ जाता है इंटरजेक्शन।
इसका अपना कोई काम नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कहते हैं सडन फीलिंग्स, मतलब ये अचानक में जो फीलिंग्स आती है, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि अचानक बचपन में कई बार हुर्रे वगैरह का यूज़ करा जाता था, अलास यूज़ करते हैं। मान लो तुम जा रहे हो रास्ते में, तुम्हें सांप मिल जाए, अचानक स्कैरी मोमेंट आ जाता है, राइट। तो इसका कोई खास यूज है नहीं, तो इसको थोड़ा देख लो साइड। और हमें ग्रामर से या कुछ बाकी लोग से थोड़ा इस बात के लिए भी वो रहता है कि एक बात समझना, इंटरजेक्शन का यूज मैक्सिमम सेंटेंस में नहीं होता है। 99% सेंटेंस को तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, मैक्सिमम नहीं मिलेगा, इक्का दुक्का सेंटेंस होता है। इसको तुम पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखे हो, आर्टिकल का यूज 90% सेंटेंस में होता है, तो उसको तुम काट के चले हो। नॉन वर्ब का यूज मैक्सिमम सेंटेंस में होता है, तुम काट के चलते हो, काय भाई। और इसका कोई यूज नहीं होता है, तो इसको तुम लेके चले हो। और ये कह सकते हैं कि ये कस्टम है पुराने ज़माने से कि जो चलते हुए आ रहा है उसको चलते हुए ले चलो, राइट। मैं इसको काटने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा कि दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 मत पढ़ो, पार्ट्स ऑफ स्पीच 10 पढ़ो, और ये 10 होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा एक बातें समझ लेना। ये होता है कि एडवर्ब की जो पहचान होती है ना, वो एलवाई से होती है, इसके अंत में एलवाई लगा होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आप एडजेक्टिव में, ध्यान से समझना, एलवाई लगाओगे, ये अपने आप में एडवर्ब बनेगा, ठीक है। एडजेक्टिव में एलवाई लगाओगे तो ये अपने आप में एडवर्ब बनेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक दो वर्ड है, जैसे मान लो कि न्यू, NEW, न्यू, इसमें अगर एल लगाओगे ये बन जाएगा न्यूली। अब न्यू अपने आप पहले एडजेक्टिव था, एलवाई लगा तब ये बना एडवर्ब। इसी तरीके से रियल है, इसमें अगर आप एलवाई लगाओगे ये बनेगा रियली, और ये अपने आप में क्या एडवर्ब है, ठीक है। अब हमेशा ये कंसीडर मत करना कि सब में जो एलवाई लगा हुआ है तो एडवर्ब होगा। जैसे भेरी होता है अपने आप में एडवर्ब, ऑफन जनरली एडवर्ब होता है, नेवर एडवर्ब होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जैसे कि मान लो प्रोनाउन का या नाउन का पार्ट है, एडजेक्टिव है, तो जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है सबको अपने डिक्शनरी में कुछ ना कुछ वर्ड्स मिला हुआ है। उसी तरीके से एडवर्ब को भी तो मिला होगा ना, ये तो मैन मेड है कि हम लोग एलवाई लगा के एडवर्ब बनाते हैं, ठीक है। तभी इस पर बात कर लेते हैं, बाकी एडवर्ब जब आएगी तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। इन तीन के बीच में अगर किसी को रखोगे तो वो होगा एडवर्ब, ठीक है। और एडवर्ब कैसे होगा चलता बता, डिटरमाइनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस क्या नाउन। 10 वर्ड ले लो, बोर्ड पे फेंक दो, आराम से एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा ग्रामर नहीं होता, सबका अपना अपना एक बेसिक एस्केलेटल होता है यूज करने का, राइट। और अपने उसी बेसिक एस्केलेटल के बेस पे वो यूज होता है। ऐसा नहीं होता है 10 वर्ड से ले लो, बोर्ड पे फेंक दो, अपने हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ध्यान समझना, जैसे अ गुड बॉय, मान लो कि अ रियल या रियली गुड बॉय, ठीक है। अब देखो ए डिटरमाइनर है, अपने साथ क्या लेके आएगा नाउन, ये नाउन है, ए क्या है डिटरमाइनर है। अब तुम बाकी चीज़ों से बहस छोड़ दो, डिटरमाइनर आया है तो नाउन आएगा, और ए अंदर पहचानने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। इसका नाउन ढूंढोगे सीधे भाग के आगे चले जाना, यहाँ पे बॉय मिला, ये नाउन है, नाउन के बगल वाला वर्ड क्या होगा अपने आप में एडजेक्टिव होगा, ठीक है। ए क्या है डिटरमाइनर, इसका नाउन ढूंढोगे सीधे भाग के आगे चले जाना, बॉय नाउन है, नाउन के बगल में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बगल में एडवर्ब, ठीक है। अब एडवर्ब में हमें थोड़ा पहचान ये करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है रियल और रियली। अभी बताया कि एडजेक्टिव में अगर एलवाई लगाओगे तो क्या बनेगा एडवर्ब बनेगा, तो इस रियल में एलवाई लगेगा तो एडवर्ब बनेगा, इस वजह से यहाँ रियल नहीं होके रियली हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, ऐसा भी नहीं होता कि इसका अपना ये पार्ट है कि चलो ठीक है अपने मन से लगा दो, ऐसा भी नहीं है। आप ऐसा कह सकते हो कभी और रियली बॉय, नहीं कह सकते हो, बोलोगे भी ना तो और रियली गुड बॉय। और दूसरी बात ये कि मान लो ये नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताती है एडजेक्टिव। अच्छा एक बात बताना, ये बॉय के लिए कौन आया हुआ है, रियली आया हुआ है कि गुड आया हुआ है, तो बोलोगे गुड आया हुआ है। क्यों? क्योंकि रियली लड़का नहीं, अच्छा लड़का, तो लड़का कैसा है
अच्छा है, अच्छा में भी कैसा अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो नाउन की वजह से एडजेक्टिव आया और एडजेक्टिव वजह से क्या आया हुआ है, एडवर्ब आया हुआ। तो ध्यान से समझना है एक बात कि अगर नाउन अगर नहीं होगा तो क्या एडजेक्टिव आएगा, कभी नहीं आएगा। और अगर एडजेक्टिव नहीं हुआ तो एडवर्ब आएगा, नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है नाउन, और उस नाउन को हम लोग ऐसे पढ़ के निकाल देते हैं कि नाउन 5 प्रकार का होता है। नाउन इज अ नेमिंग पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट, नेमिंग वर्ड, ऐसे करके हम लोग पढ़ के निकाल देते हैं। तो सबसे पहले डिटरमाइनर का कंसर्न यह होता है कि ये जब भी आएगा अपने साथ तो नाउन लेके आएगा, ये इसका कंसर्न होता है, ठीक है। अब इन सारे जगहों पे जैसे डिटरमाइनर आप समझे हो कि ए एन द होता है, उसी तरीके से डिटरमाइनर का और पार्ट होता है, ए एन और द। इसके बाद जो डिटरमाइनर को कंसीडर करते हैं वो करते हैं सनम से, SANAM। एस का मतलब होता है सम, ए का मतलब होता है ऑल, एन नो, ए का मतलब ऑल सॉरी एनी, और एम का मतलब होता है मच या नहीं। अब बोलो क्या यहाँ पे ख़त्म हो गया डिटरमाइनर? तो बिल्कुल नहीं, डिटरमाइनर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। डिटरमाइनर अभी भी ढेर सारा है, ठीक है। तो तुम्हें पहचान तब आएगी, जैसे कहते हैं कि नाउन के बाद, डिटरमाइनर के बाद हम लोग नाउन रखते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि जो नाउन के पहले दो चीज़ आता है, जैसे नाउन की विशेषता बताने वाला या तो एडजेक्टिव या नहीं तो डिटरमाइनर, ये दोनों चीज़ आता है नाउन के पहले। अब हमें पहचान ये करना होता है कि उस नाउन की अगर वो विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव होगा, विशेषता नहीं बता रहा है डिटरमाइनर होगा। सम को आप लोग कहाँ पढ़ते हो? एडजेक्टिव में। मच को कहाँ पढ़ते हो? एडजेक्टिव में। मेनी को कहाँ पढ़ते हो? एडजेक्टिव में। लेकिन अब ध्यान से समझना कि अगर मैं एक दो वर्ड्स लिखूं, मान लो कि अगर मैंने लिखा मेनी बॉयज, अब बताने कि इस लड़का का क्वालिटी बता रहा है। अगर क्वालिटी बता रहा है तब तुम रखो इसको एडजेक्टिव में, क्वालिटी अगर नहीं बता रहा है दिस इज डिटरमाइनर। और ये डिटरमाइन कर रहा है ना कि ढेर सारा लड़का है, आखिर एडजेक्टिव है। अब तुम इसी जगह पे अगर ये लिखूं गुड बॉय, मानो ना नाउन के बगल में एडजेक्टिव, लड़का की विशेषता बता रहा है अच्छा है, मानो एडजेक्टिव, मैं भी कहाँ मना कर रहा हूं। इसको तुम पढ़ते हो सम को डेफिनिट और इनडेफिनिट एडजेक्टिव में। सम बॉयज, कुछ लड़के, इनडेफिनिट है, पता नहीं है कितने लड़के हैं। तो जरा समझना कि अगर तुमने रखा सम एंड बॉयज, कुछ लड़के हैं, नाउन के बगल में या तो एडजेक्टिव या नहीं तो डिटरमाइनर। अब अगर ये इसकी विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव मानो, नहीं बता रहा है तो डिटरमाइनर लो। और मैं लिख के दे सकता हूं कि कहीं भी अगर सम यूज करोगे एडजेक्टिव वो किसी जगह पे यूज नहीं होता, ठीक है, बशर्ते उसके अपने टाइप वाइज को छोड़ के, और उस टाइप वाइज को तुम छोड़ दो कि हाँ ये इनडेफिनिट है, एडजेक्टिव है, नाउन के बगल में है। भाई डिटरमाइनर मान लो ना, डिटरमाइनर मानने में क्या खराबी है? डिटरमाइनर में भी तो हम लोग सम को पढ़ते हैं, ऑल को पढ़ते हैं, मच को पढ़ते हैं, मेनी को पढ़ते हैं। इसी में तुम बोलोगे सेवरल गर्ल्स, सेवरल बॉयज, तो वो क्या है? एडजेक्टिव है। अरे कैसे मान ले, विशेषता बता रहा है। अब तुम एक तरफ ये कहते हो कि एडजेक्टिव जो है वो विशेषण होता है, विशेषता बताता है। अब तुम्हें अगर विशेषता बता रहा है तो मानो, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस नहीं मानने की वजह से 1000 आफत है। और एक सम का यूज होता है अननोन पर्सन के लिए, ठीक है। जैसे देखो एक सेंटेंस लिखूंगा ना, आफत आ जाएगा तुम्हें, सम मिस्टर शर्मा इज एट द डोर। देखो मानो एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज करते हैं? नहीं करते। अब मिस्टर शर्मा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर एक व्यक्ति का नाम है, राइट। और मैक्सिमम क्या करेगा, इसको गलत मानेगा। क्यों? क्योंकि हिंदी निकालेगा, सम मिस्टर शर्मा इज एट द डोर, कुछ मिस्टर शर्मा दरवाजे पे खड़े। मतलब कि आधा पाँव आ चुका है, आधा पाँव उसका बाहर ही है, अब वेट करो उसके आधा पाँव आने का।
ठीक है, तो गधे वाली हरकत छोड़ दो। सम का यूज एक और होता है जिसको डिटरमाइनर में यूज करा जाता है अननोन पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए, सम का यूज। ठीक है, और इसका एक मीनिंग कोई होता है। अब पर कोई मिस्टर शर्मा है, मतलब अगर तुम्हारे पिताजी को ढूंढने आए तो तुम्हें बोलेगा ना वो कि कोई, पिताजी को बता दो कोई मिस्टर शर्मा है, तो कोई मिस्टर शर्मा है दरवाजे पे, तो तुम पिताजी को क्या जाके बोलोगे? एनी लगा के, एनी मिस्टर शर्मा। फिर तुम्हें ग्रामर की एक और आफत आएगी, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ऐसे हमें पढ़ना होता है। ठीक है, और इसी वजह से हम लोग की अंग्रेजी इतनी खराब है। मैं इसलिए आपको इतना बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक है, और अभी भी कंटिन्यूड पढ़ने को लेकर। ठीक है, इसलिए थोड़ी वो चीज़ें काट छाट के बता पा रहा हूँ कि हाँ चीज़ें ऐसी हो रखी है। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट चीज़ें नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और 1 बाय 1 ऐसे ही बताते रहेंगे। तुम लोगों के सामने ढेर सारा वैकेंसीज है। CGL का एग्ज़ाम होने वाला है जून जुलाई में, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। CHSL आपका मार्च के आसपास होने जा रहा है। 23 वाला बचा हुआ है, तो पूरा 23 आपके पास SSC का एग्ज़ाम ही है। ठीक है, जो लोग ऑफलाइन तैयारी में आना चाहते हो तो आ सकते हो, सारे सेंटर पे क्लासेस चल रही है। उसके बाद ऑफलाइन का अपना एक अलग ही मज़ा है। अभी हम लोग 3-3 घंटे का बैच दे रहे हैं। एक बैच हम लोग रात को स्टार्ट किए, टारगेट बैच, जो मैं पहले अललपट्टी वाले ब्रांच पे लेता था, जिसमें टाइम का कोई लिमिट नहीं होता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गिने चुने उसमें होते थे, और चुन चुन के लेता था कि 3-4 घंटे का टाइम इसलिए उसके साथ दिया जाता था क्योंकि आपके पास डाउट होते हैं। जब आप तैयारी में होगे और शानदार तैयारी हो रही होगी ना, तो आपके पास डाउट होगा। हम लोग डाउट से कभी किसी को मना नहीं करते हैं। ठीक है, डाउट जितना मन करे पूछ सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, इस वजह से हम लोग कुछ बैचेस रात को देते हैं ताकि मैं भी फ्री होता हूँ, बाकी के स्टूडेंट्स भी फ्री होते हैं, तो जितना मन करे डाउट वगैरह पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं। ठीक है, बाकी की चीज़ें आगे देखते हैं। और कुछ चीज़ें मैं यूट्यूब पे अभी ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ कि जैसे आजकल बहुत सारे लोग बुक्स का रिव्यू देते हैं, ये बुक्स अच्छी है, वो बुक्स अच्छी है, ये बुक्स पूरा बना लो, वो बुक्स पूरा बना लो, तुम्हारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। भाई मेरे भाई सिंपल सी बात है, ये समझो कि बुक्स कब बनाओगे, तुमसे कब बनेगा एरर, कब तुमसे एरर हिलेगा, जब तुम्हारे पास प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स होंगे। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट से फोकस करो। ठीक है, और रटी रटाई चीज़ें पे फोकस मत करना कि हाँ ठीक है इसको रट लिया, पूरा किताब ख़त्म कर लिया, ये किताब पढ़ लिया, वो किताब पढ़ लिया, फिर उसके एरर्स जाते हो बनाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। कंसेप्ट पे पहले फोकस करो, तब जाके कुछ हो पाएगी। ठीक है, बस बुक्स को ख़त्म करने से नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वोकैब्स इतनी इस बुक का ख़त्म कर लो, वोकैब्स बहुत बेनिफिशियल पार्ट होता है। मेरे भाई आज याद करोगे, कल से भूलना शुरू करोगे। एंड आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, राइट। मैं ये कह रहा हूँ तुम तरीका समझ लो, एक शानदार तरीका होता है वोकैब्स पढ़ने का, उस तरीका को समझ लो, तुम भूलोगे नहीं। मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ाया था, शायद याद होगा, कि स्ट्रक्चर रटवाया नहीं था, मैंने लिखना सिखा दिया था कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है आराम से लिख दो, रटने वाली कोई बात ही नहीं थी। और जिसने रटा है 4 दिन 10 दिन बाद पूछो उससे भूल क्या होगा, राइट। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम रट्टा मत मारो, अरे मारो, तरीके से मारो, कायदे से मारो। ठीक है, और काटना पीटना होता है, काटना पीटना सीख लो। ठीक है, बहुत जल्दी 5-6 महीने की तैयारी में तुम्हारी रिजल्ट आ जाएगी। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं फिर से।